देखिए इसके पहले आप लोग इसका सब्जेक्टिव पढ़ चुके थे, आज हम लोग इसका लेंस सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन दो तरीके से रहेगा, या तो बोल देगा डायरेक्टली 1/b 1/u, या तो बोल देगा इसको सिद्ध करिए, तो वहाँ पे तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन या तो बोल सकता है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम और वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के अंतर के बराबर होता है। बात समझ में आया? तो जहाँ पे अंतर रहेगा समझ जाइएगा वो कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र है। और दर्पण सूत्र में खाली माइनस के जगह क्या रहता था, प्लस रहता था। तो जहाँ पे माइनस रहेगा समझ जाइएगा वो कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र है। बात समझ में आया? लेंस सूत्र है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा। तो ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, और ये क्या बोलते हैं इसको, 2f1। उसी प्रकार से इधर क्या हो जाता है, 2f2, ये ना। चलिए वस्तु को रख देते हैं यहाँ पे, हम क्या नाम दे दे वस्तु का, बताइए। ए बी, तो लीजिए आपके हिसाब से ए बी दे देते हैं, खाली सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला नियम क्या बोलता है, मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगा पहला नियम, तो गुजारिए। देखिए गुजर गया, एरो का सिंबल देते चलना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोलता है, मुख्य अक्ष के, देखिए आ गए मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब ये कहां से गुजरेगा, फोकस से, तो गुजारिए फोकस से। देखिए यहाँ पे कटाना, मिला दिया हमने इसको। यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए ताकि त्रिभुज हमको दिख जाए। देखिए दिखा क्या, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब प्रतिबिंब मेरा बन गया, इसको ए बी माने, इसको क्या मान ले, सी डी। इसको भी तब कुछ मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, ई मान लेते हैं। पी तो यहाँ है न किया, क्या चीज, यहाँ तो पी है वे किया, कोई चीज रिपीट तो नहीं हुआ है। चलिए अब ध्यान से इसको समझिएगा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना कि इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n। माना कि mn एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर OA कोई वस्तु रखा है, जिसके मुख्य अक्ष पर कौन सा वस्तु रखा है, AB कोई वस्तु रखा है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, CD बनता है। आया समझ में? क्या बोलना है आपको, फिर से समझिए। माना कि mn एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर AB कोई वस्तु रखा है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, CD बनता है। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आप लिखिए, माना कि mn एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर AB कोई वस्तु रखा है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब CD बनता है। क्लियर है? हो गया यहाँ तक में? अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है जी, तो सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ तक पे फिर आगे बढ़िए, प्रमाण पे आ जाइए। प्रमाण पे आया हम लोगों ने। अब देखिए प्रमाण में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक त्रिभुज आपको यहाँ दिखा और इसी के सीध में देखिए ये बड़का वाला त्रिभुज बना है, दिखा, ये देखिए दिख गया। और एक त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिखा, और इसी के सीध में देखिए कि ये त्रिभुज बना है, यानी कि 4 त्रिभुज आपको दिख गया। हम यहाँ पे बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से है, दिख गया, दिख गया त्रिभुज, एक यहाँ दिखा और इसी के जस्ट सामने देखिए कि ये वाला दिख रहा है, दिख गया सबको। अब दोनों त्रिभुज का नाम लिखिए, क्या नाम हो जाएगा इसका, ABP, प्रमाण त्रिभुज ABP, तथा दूसरे का त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, CDP, CDP में, ठीक है। यहाँ तक में अब देखिए
एक तो ये मेरा दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, या फिर दोनों में शीर्षाभिमुख कोण से आगे 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 क्या होता है वो बराबर हो गया, यानी कि एंगल पी क्या हो गया, बराबर हो गया। और दूसरा देखिए ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों बराबर हो गया, तो दो साइड मेरा बराबर हो गया, तो इसका भुजा भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, ये मेरा क्या है, सॉरी एंगल ए, एंगल पी बराबर पी, सॉरी एंगल पी बराबर एंगल पी, ये मेरा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, आपका सी डी के, क्योंकि दोनों एक तरफ से क्या है, लंबी है। आज समझ में आ रहा है ना, क्लियर है यहाँ तक में? अब देखिए दोनों मेरा साइड एंगल से दोनों त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब जैसे त्रिभुज मेरा समरूप हो गया तो इसका जो आपस का भुजाओं का अनुपात होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए इसका लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और इसका लंब कौन हो जाएगा, सी डी। इसका आधार कौन हो जाएगा, ए पी, इसका आधार कौन हो जाएगा, पी सी। बात समझ में आ रहा है? जैसे दर्पण में करते थे, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, ए बी, और उसका क्या हो जाएगा, सी डी। इसका आधार क्या हो जाएगा, पी ए, और इसका आधार क्या हो जाएगा, पी सी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। बोलिए बात समझ में आ रहा है ना? पहले P को लिखना है, जस्ट दर्पण के तरह, अगर आप गौर कर रहे हैं तो दर्पण में भी इसी तरह सेम प्रोसेस था। अब एक बार यहाँ से समझ लीजिए, पहले हमने इस त्रिभुज को लिया, फिर हमने इस बड़े वाले त्रिभुज को लिया। इस त्रिभुज में देखिए लंब कौन है मेरा, ए बी, तो यहाँ हमने ए बी लिखा। इसमें कौन है, सी डी, तो यहाँ सी डी लिखा। इसमें आधार कौन है, पी ए, तो यहाँ हमने पी ए लिखा। इसमें आधार कौन है, पी सी, तो हमने यहाँ पी सी लिखा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक में? अब इसी प्रकार से अब दूसरा त्रिभुज को लीजिए, तो हम यहाँ पे बना देते हैं चित्र। क्या नाम है इसका, पी ई, और इसका क्या है F2, इसका है C, और इसका है D। चलिए देखिए दोनों का नाम लिखेंगे हम लोग, तो पुनः क्या हो जाएगा ऊपर का नाम, त्रिभुज PEF2। ये भी समरूप होगा किसके, त्रिभुज CDF2, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, इसका लंब और इसका लंब आपस में क्या होगा, एक अनुपात का होगा, तो EP और बटे में क्या हो जाएगा, CD बराबर, इसका आधार कौन है, PF2, पहले P को लिखिए, और इसका आधार कौन है, CF2। क्लियर है यहाँ तक में? अब आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ देखिए AB और यहाँ पे EP है, यहाँ पे CD है, यहाँ पे CD है, तो CD तो मिल गया, लेकिन EP और AB मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो देखिए वो दोनों आखिर है कहाँ छुपा हुआ, तो AB कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, AB कहाँ पे है, यहाँ पे है, EP कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बताइए दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा, क्योंकि दर्पण सूत्र में आप पढ़े हैं कि दो समांतर रेखा के बीच में जो रेखा होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ट्रेन का पटरी है, ट्रेन का पटरी में यहाँ पे जितना दूरी होगा उतनी दूरी यहाँ पे भी होगा ना, क्योंकि ट्रेन का पटरी क्या होता है, समांतर होता है। ऐसा नहीं ना कि कहूँ जाकर के छोटा बड़ा हो जाता है, वो सब जगह एक के नाप का होता है। तो देखिए यहाँ पे जो AB है और EP है वो दो समांतर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि AB तथा EP दो समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए AB जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, EP के। बात समझ में आया? अब आप इसमें रख दीजिए, तो EP देखिए किसके बराबर है, AB के, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, AB, और इसको हम जरा सा ऐसे कर देते हैं, आप समझ जाइएगा, लेकिन आप लोग ऐसे मत करिएगा, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करिएगा। कॉपी में कर लीजिए तीर दे करके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। EP किसके बराबर है, AB के, और CD का CD, और इधर देखिए PF2 और बटा देखिए CF2। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से देखिए बराबर हुआ क्या, कुछ ये और ये बराबर हो गया। अब देखिए इसके पास क्या बचा, PA, इसके पास क्या बचा, PC, और इधर क्या बचा, PF2, इसके पास क्या बचा, CF2। आया समझ में? अब इसके बाद आगे का काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, साफ सुथरा से उतारिए, इसको भी बनाइएगा लेकिन छोटा सा बनाइएगा। चलिए जल्दी से उतारिए।
चलिए यहाँ तक में हो गया सबका। यहाँ पे बोल देते हैं आप। देखिए ए बी सी डी जो है ना, यहाँ पे पहले यहाँ देखिए एंगल पी दोनों क्या है मेरा, शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी। बात समझ में आया? तब ये मेरा एंगल से समरूप हो जाएगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से जो हमारे पास परिणाम आया है उसको आगे हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं PA बटे PC बराबर में PF2 और बटे में CF2। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको दर्पण सूत्र में बताए थे कि सबके साथ आपको क्या लगाना है, P लगाना है। तो देखिए इस सबके साथ P लगा हुआ है क्या, लेकिन इसके साथ लगा हुआ है नहीं, तो केवल इसके साथ हम लोग लगाएंगे। तो देखिए PA बटा PC बराबर PF2 और बटे में यहाँ पे देखिए CF2 है ना, तो CF2 कहाँ पे है, देखिए तो CF2 यही है ना। तो CF2 कैसे निकलेगा, PC में यदि PF2 को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, PC में PF2 को हमने घटा देगा तो नहीं निकल जाएगा मेरे पास F2C है। बात समझ में आ रहा है ना? अरे CF2 हमको निकालना है, तो यदि हम इस पूरा लाइन में इतना सा को हटा दे तो क्या हमको इतना सा का मान नहीं पता चल जाएगा। तो उस पूरा लाइन का नाम क्या है, PF2 और सॉरी PC, पूरा लाइन का नाम क्या है, PC। अरे गलती करवा रहे थे आप लोग, पूरा नाम का क्या है, PC। और PC में हम लोग घटा देंगे किसको, PF2 को, तो नहीं निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब चलिए चिन्ह परिपाटी से, तो क्या दिक्कत है, P तो आ गया ना आगे में, चिन्ह परिपाटी से देखिए PA, तो P से लेकर के A कौन सा दूरी, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं, U से। देखिए नाप रहे हैं ऐसे, प्रकाश जा रहा है ऐसे, प्लस या माइनस, माइनस। अब देखिए PC है, देखिए तो PC क्या है, P से लेकर के C कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी। बताइए प्लस होगा या माइनस होगा, हैं, प्लस या माइनस, प्लस होगा, क्योंकि नापेंगे देखिए ऐसे और प्रकाश भी जा रहा है ऐसे, तो प्लस हो गया। अब देखिए PC है, तो PC का तो हो गया ना। अब PF2 है, PF2 देखिए तो क्या है मेरा, PF2 मेरा क्या है, फोकस। और फोकस यहाँ पे लिख देते हैं फोकस दूरी। बताइए किस में होगा, प्लस या माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्रकाश जा रहा है ऐसे और नापेंगे भी ऐसे। क्लियर है, सारा तो आ गया ना इसी में। चलिए अब इसको इसमें बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, PA किसके बराबर है, माइनस U के, PC किसके बराबर है, V के, और PF2 किसके बराबर है, F के, और PC किसके बराबर है, V के, माइनस PF2 किसके बराबर है, F के। बोलिए समझ में आया? अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, तो माइनस U को गुना करेंगे V माइनस F से, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, VF। देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस U गुना भी क्या हो गया, UB, माइनस माइनस प्लस U गुना F क्या हो जाएगा, UF, और बराबर में क्या है, VF। अब दोनों और UVF से भाग देने पर, तो इधर देखिए UV बटे UVF प्लस UF बटे UVF और बराबर में VF बटे UVF। कटाइए, ये U भी गया तो U भी गया, ये UF गया तो UF गया, ये VF गया, तो इसके पास क्या बचा, माइनस 1/F 1/V, और इधर क्या बचा, 1/U। देखिए बराबर दे दिया हमने। आप इसको एक काम करिए, क्या चीज़, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, प्लस। देखिए आप इसको बराबर के इधर रहने दीजिए, ठीक है, और इस प्लस वाले को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस माइनस वाला को उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए क्या यही सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था? दिक्कत है किसी को यहाँ तक में?
यही सिद्ध करना था, हो गया मेरा। क्या चीज? हाँ, उसको अपने मन से करना है। क्लियर है? चलिए उतारिए। हो गया सबका उतारा हुआ? ये खत्म हो गया। चलिए अब अगला लिखिए, आवर्धन। गोवर्धन ने बोले रे भोका चंद सब, आवर्धन बोले। गोवर्धन को उठाया था किसका? गोवर्धन। देखिए आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? आवर्धन। बात समझ में आया? प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन। क्लियर है यहाँ तक में? यदि आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, और जैसे उल्टा बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक बनेगा। और यदि आवर्धन धनात्मक होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनेगा। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यदि आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, और यदि आवर्धन धनात्मक होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। आया समझ में? अगला है आपका लेंस का क्षमता। लेंस का क्षमता। तो देखिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहा जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, या फिर मीटर इनवर्स होता है, या फिर मीटर इनवर्स। आया समझ में? ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। इसका न्यूमेरिकल आप लोग को करवा दिया जाएगा एक साथ, 1 2 3 लेसन का एक साथ करवा दिया जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इसका प्रश्न उत्तर अब करवा देते हैं। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। आवर्धन में लिखिए, आवर्धन में डैश दे करके लिखिए, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। हो गया? उसको बता दीजिए। ऐसे बताइए। वस्तु की ऊंचाई को इसको लिखिए, इसमें वस्तु लिखिए। जो हम लिखे हैं आकार बंद करके लिखिए उसको। प्रतिबिंब का ऊंचाई को आवर्धन। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए। यदि आवर्धन ऋणात्मक होता है, उसको लिखने के बाद लिखिएगा, यदि आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, यदि आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। और यदि आवर्धन उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, और यदि आवर्धन ऋणात्मक होता है, और यदि आवर्धन धनात्मक होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनेगा। खाली ऋणात्मक की जगह धनात्मक कर दीजिए और उल्टा की जगह सीधा, वास्तविक की जगह काल्पनिक। चलिए अब अगला लिखिए, लेंस की क्षमता। इसमें डैश दे करके लिखिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए लिखिए,
फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर 1/f लिखिए बीच में, P बराबर 1/f। उसके नीचे लिखिए फोकस दूरी का लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया।